भाईजान, फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने एक सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9 गुलजार उर्दू का, और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के पूरे लेक्चर्स विद एक्सप्लेनेशन विद द क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके साथ हम लोग केवल चैप्टर ही न पढ़े बल्कि मुसन्निफ के बारे में भी जाना और गज़ल और नज़्म के बारे में भी जाना कि ये किसे कहते हैं और क्या होते हैं। अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग धीरे धीरे आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 14 आ चुका। अब जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर 14 में, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें जानने के लिए मिलती हैं, जो बातें कई बार कई वीडियो से बोली जा रही है कि आप लोग QTH इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। ये टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी बेनिफिट कुछ आपके सामने दिखाई दे रही है। और बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले बेनिफिट, आप क्लास के नोट्स को PPT फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर पाइएगा। दूसरा, क्लास की इंफॉर्मेशन, कौन सी सीरीज क्या स्टार्ट होने वाली है वो पता चल जाएगा। क्लास की लेटेस्ट अपडेट, क्लास कौन सी लाइव होने वाली है, कौन सी प्रीमियर होने वाली है, जो भी होने वाला होगा आप वहाँ देख सकते हैं। क्लास की जिस तरीके से बताया गया नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरीके से क्लास के रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ाई जाएगी, जैसे कि अगर एग्जाम वगैरह हुआ तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करवाए गए यहाँ पे, तो अगर आप उस क्वेश्चन को एज हाउ जैसे आप एग्जाम देते हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, तो आप उसको भी जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका बेटर एग्जाम में नंबर आ पाए। तो बहुत सारे बेनिफिट है अगर आप जो है कि टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन होइएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले आज के मुसन्निफ जो कि है शौक कदवाई, आज के मुसन्निफ का नाम शौक कदवाई है, उनके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। तो शौक कदवाई की जो पैदाइश होती है वो 1885 में हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शौक कदवाई के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो शौक कदवाई की पैदाइश 1853 में होता है और इनका वफात 1928 में हो जाता है। शेख अहमद अली नाम, शौक तखल्लुस था। याद रखिएगा, शेख कदवाई का नाम शेख अहमद अली था और इनका तखल्लुस शौक इस्तेमाल करते थे। कस्बा जगोर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। लखनऊ में एक अखबार आजाद निकाला। प्रतापगढ़ और भोपाल में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। शौक कदवाई फितरती शायर थे, जबान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज्यादातर मसनूवी लिखे जिनमें कुदरती मनाजिर, मसलन दरख्तों, फूलों और पहाड़ों के मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किए गए हैं। यानी कि शौक कदवाई जो है बिल्कुल फितरती शायर है, फितरत के तौर पे शायर है, शायरी कहा करते हैं। एक इंसान होता है ना, कहते हैं कि आप ये फितरती इंसान है, यानी कि उसके खून में ही वो चीज है। तो इनके शायरी इनकी फितरत में थी, इनकी खून में थी। और साथ ही साथ ये जब बयान करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि इन्होंने बयान पे ही कुदरत हासिल कर ली है, यानी कि बयान करना कैसे करना ये इन्हीं के हाथों में है। उसके बाद ये जो शायरी लिखा करते हैं या मसनूई अगर आप कहें तो मसनूई लिखा करते हैं, तो ये जो मसनूई होता है उनका ज़्यादातर दरख्तों, फूलों, पहाड़ों और आसपास के अच्छे मनाजर को लेकर हुआ करता है। तो ये रहा हमारे आज के शायर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इनके शेर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों को शेर पढ़ने के लिए मिलता है। शौक कदवाई लिखते हैं, क्या खता मेरी थी जालिम तूने क्यों तोड़ा मुझे। क्या खता मेरी थी
तूने क्यों क्या खता मेरी थी जालिब, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र तक साख पर छोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र तक शाख पर छोड़ा मुझे। कहते हैं कि क्या गलती थी मेरी ए जालिम, ए जुल्म करने वाले, कि तूने मुझे तोड़ दिया, और क्यों नहीं तुम मेरे उम्र तक मेरे साख पर, मेरे डाली पर ही रहने देते। अब ये जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है वो शेर है, और इस शेर की वजाहत नीचे व्हाइट कलर में पेश की गई है। ये शेर शौक कदवाई के नज्म फूल की फरियाद से लिया गया है। इस नज्म में शायर ने एक फूल के उसकी साख से जुदा होने और उसकी तकलीफ को रवा दवा बनाया है। इस शेर में फूल शायर से मुखातिब होकर कहता है कि ए जालिम, मेरी क्या गलती थी कि तूने मुझे मेरी साख से तोड़ लिया, मेरी उम्र तमाम होने तक तूने मुझे मेरी साख पर जरा क्यों न रहने दिया। कहते हैं फूल कहता है, किससे? फूल कहता है शेख कदवाई से, कि शौक कदवाई से, कि क्या खता मेरी थी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, ए जुल्म करने वाले, क्या गलती थी मेरी कि तूने मुझे तोड़ लिया, क्यों न मेरी उम्र तक साख पर छोड़ा मुझे, मैं फूल हूँ, क्यों न मुझे तुमने उम्र भर उसी साख पर, उसी डाली पर, उसी पौधे पर रहने दिया। जितना गर उस हंसी के दर्दनाक अंजाम को जानता हूँ, गर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गदगदाने से न मैं हवा के गदगदाने से न हंसता नाम को। कहते हैं कि अगर मैं ये जानता कि मेरी हंसी की वजह से, हंसी कहते हैं फूल जब खिल जाता है तो उसे कहा जाता है कि फूल मुस्कुरा रहा है, तो कहते हैं जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, अगर हम हंस रहे हैं और इस हंसने के दर्दनाक अंजाम को हम जानते कि हमारे हंसने की वजह से जब हम हंसेंगे तो खूबसूरती अपने चरम सीमे पे होगी, और मैं फूल हूँ, जब खूबसूरती होता है तो लोग उसे तोड़ लेते हैं। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी खूबसूरती मेरी हंसी की वजह से, मेरे हंसी इतना दर्दनाक अंजाम देगी, तो मैं हवा के गदगदाने से न हंसता नाम। गदगदाने कहते हैं गुदगुदी करना, तो जब हवा मुझे गुदगुदा रही तो उस वक्त हम नाम के लिए भी नहीं हंसते। इस शेर में शायद फूल को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरी खूबसूरती और मेरी खिलने और कली से खुश होकर फूल बनने वाली हंसी के अंजाम को जानता होता तो मैं कभी मुझे हवा के गदगदाने से नाम को भी ना हंसता। खिलना तो दूर की बात है, मैं हंसता ही नहीं तो दूर की बात है कि मैं खिल पाता। आगे शायर कहते हैं साख न आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मिलने के लिए बिस्तर है डाला मुझे, तूने मिलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे। कहते हैं शेर में शायद फूल शायर की ज़बानी कहता है कि जिस साख पर मैं मौजूद था उस साख ने मुझे बहुत लुत्फ और मोहब्बत से अपनी गोद में पाला था, मगर तुमने मुझे महज अपने बिस्तर की सजावट और मिसल फेंक डालने के लिए तोड़ लिया। कहते हैं कि साख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, कितने हम हसीन थे, कितने अच्छे थे, कितने खुशी से जब हम अपने साख पे थे। तूने मिलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे, और तू केवल किसी से मिलने के लिए तूने मुझे बिस्तर पे तोड़ डाला है। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछौना रात भर, मेरी खुशबू से बसाएगा बिछौना रात भर। मेरी ही खुशबू, मेरे फूल से, मेरी अंदर से जो खुशबू आ रही है उसकी वजह से तुम रात भर बिछौना को बिछाओगे। सुबह होगी तो मुझे तो फेंक दोगे खाक पर, और जैसे ही फिर सुबह होगा तो तुम्हें कोई याद नहीं रहेगा। मेरे अंदर की खूबसूरती, मेरे अंदर का महक तुम्हें कुछ याद न रहेगा, और तुम सुबह होते ही तुम मुझे खाक पर, जमीन पर फेंक दोगे। इस शेर में शायर कहते हैं कि फूल ये कहता है कि मेरी साख से मुझे जुदा करने के बाद रात भर तो तुम मुझे अपना बिस्तर पे बिछाकर
अपने बिस्तर की जीनत बना लोगे, मगर अगली सुबह होते ही मेरा अंजाम ये होगा कि तुम फिर से मुझे मिट्टी पर खाक कर उसी खाक का हिस्सा बना दोगे। पत्तियां उड़ते फिरेंगी, मुंतशर हो जाएगी। मुंतशर कहते हैं कि किसी का इंतजार करना। पत्तियां उड़ती फिरेगी, मुंतशर हो जाएगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएगी, खो जाएगी। कहते हैं कि जो पत्तियां हैं वो मुंतशर होकर, बेचैन होकर इधर उधर उड़ते रहेंगी और आखिर में रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो खाक में मिल जाएगी। फूल इस शेर में शायर की ज़बानी कहता है कि जब तुम मुझे अपने इस्तेमाल में लाने के बाद खाक में डाल दोगे तो मेरी ये पत्तियां इधर उधर हो हवा में बिखरी हुई मिलेगी और वक्त के साथ साथ ये भी मेरी तरह मिट्टी में मिलकर गुम हो जाएगी। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफा मुझसे पर फकत थोड़ी सी फुहरत के लिए की जफा, तूने मुझसे मोहब्बत भी की तो थोड़ी सी फरहत के लिए, थोड़ी सी काम निकालने के लिए। इस शेर में शायर कहते हैं, फूल ये कहता है कि ए इंसान, तुमने अपना कुछ लम्हा की खूबसूरती के लिए मेरा जान ली, मुझे मेरे साख से अलग किया। अगर तूने मुझ पर अपनी नजर या प्यार लुटाया भी है तो महज अपनी जसाती और वक्ती खुशी के लिए तुमने मुझ पर करम किया। देख मेरे रंग की हालात बदल जाने पर है, ए शख्स जो तूने मुझे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देख मेरा रंग बदलने वाला है। पत्ती पत्ती हो चली है, बेआब मर जाने पे है। अब बिल्कुल ये फूल मरने पे है, सूखने पे है। फूल इस शेर में शायर की ज़बानी कहता है कि अब जबकि तुमने मुझे साख से जुदा कर दिया है तो मेरे बदले रंग को देखो, मेरा पत्तियां मुझसे टूट कर बिखर रही है और मेरी पत्तियों का पानी सूखने के करीब आ गया है। पेड़ के वह सब्ज पत्ते, रंग मेरा उनमें लाल। पेड़ के वह सब्ज पत्ते, रंग मेरा उनमें लाल, जिस तरह का ही डूबते में किसी गुल रोक गाल, जिस तरह का ही दुपट्टे में किसी गुल रोक गाल। कहते इस शेर में फूल ये शिकवा करता है कि जिस साख और जिस पेड़ का हिस्सा था उस पर मौजूद सरसब्ज पत्ते ही मेरे पहचान थे और मैं उनमें लाल रंग में खिलता था। वहां मेरा खिलना यूं महसूस होता था जैसे किसी ने हरे दुपट्टे में उसके लाल गाल दिखाई दे रहे हों, यानी उनमें हरी शाखों का गाल लाल था। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई। जिस जगह में था वहां पे रौनक थी मेरे रहने की वजह से, मगर अब जब तूने तोड़ लिया तब बेरौनकी आ गई। है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। बड़ी तकलीफ है, जिस तरीके से माँ के गोद से बच्चा चला जाए तो वो फूल जो है वो जो गोद से रौनक चली जाती है, उसी तरीके से डाल से रौनक चली गई। फूल ये कहता है कि जिस साख या डाली की मैं रौनक हुआ करता था, मेरे ना होने की वजह से वह बेरौनक हो गई है। इस डाली का खाली और बेरौनक हवा होना ऐसे है जैसे कि किसी की माँ के गोद से खाली बच्चे को खाली कर लिया गया हो और गोद उजड़ गई हो। तितलियां बेचैन होगी जब न मुझको पाएगी। अब जब तूने मुझे तोड़ लिया है उस साख से, तब तितलियां बेचैन हो जाएगी। गम से भंवरे रोएंगे और बुलबुले चिल्लाएंगी। फूल शिकवा करता हुआ कहता है कि मेरे बाग में मौजूद न होने की वजह से बाग की तितलियां मुझे न पाकर बेचैन हो जाएंगी। उस बाग के भौरे में गम में आंसू
بھرے رہیں گے، جبکہ باغ کی بلبلیں بھی مجھے نہ پائیں گی تو بے چین ہو جائیں گی۔ دودھ شبنم نے پلایا تھا ملا وہ خاک میں، دودھ شبنم نے پلایا تھا ملا وہ خاک میں، کیا خبر تھی یہ کہ ہے بے رحم گلچے طاق میں، کیا خبر تھی کہ یہ ہے بے رحم گلچے طاق میں۔ شاعر کے زبانی پھول یہ کہتا ہے کہ مجھے شبنم نے ہمیشہ صبح کے وقت تازگی دم کیا، اور روز شبنم کا مجھ پر گرنا تھا گویا مجھے کوئی اپنی اولاد کو دودھ پلاتا ہے، مگر شبنم کو بھی کیا معلوم تھا کہ کوئی پھول توڑنے والا اس پھول کی طاق میں بیٹھا ہے، جیسے وہ روز شیر کرتی ہے۔ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، سورج کہتا ہے کہ میرا جتنا ہم نے جتنا محنت کیا تھا اپنے روشنی سے وہ سب محنت گیا۔ ماہ کو غم ہے میری دی ہوئی رنگت گئی، ماہ کو غم ہے کہ ماہ کو یہ پریشانی ہے کہ اب اس کی رنگت چلی گئی۔ پھول کہتا ہے کہ مجھے ڈالی پر نہ پا کر سورج بھی افسردہ ہوگا کہ میری کھلنے بڑی ہونے میں اس کی کرنوں کی محبت شامل تھی، اب اسے اپنی کرنوں کی محبت کے رائے گاہ ہونے کا افسوس ہوگا۔ جبکہ رات میں چاند کی چاندنی نے میری رنگت کو بکھار بخشا، اس لیے چاند بھی میرے لیے غم زدہ ہوگا۔ آگے شاعر کہتے ہیں دیدائے حیرا ہے کیاری باغبا کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ۔ کہتے ہیں کہ دیدائے حیرا ہے کیاری باغبا کے دل پہ داغ، کہتے ہیں کہ اب دل میرا حیران ہے اور باغ پہ ایک داغ لگ چکا ہے۔ شاخ کہتی ہے، وہ ڈالی کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ، اور میرا جو چراغ تھا، میری جو روشنی تھی وہ اب گل ہو چکا ہے، جا چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیاری بھی حیران و پریشان ہے، جبکہ گل کی جدائی میں باغبا یعنی اس کے رکھوالے کے دل پر داغ پڑ چکا ہے، جبکہ وہ شاخ جس پر یہ پھول کھلا تھا وہ بھی پکارتی ہے کہ میرا چراغ کدھر چلا گیا۔ میں بھی فانی تو بھی فانی سب میں فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ اس شعر میں شاعر پھول کا انجام بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پھول انسان سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، موت برحق ہے مگر جوانی کے موت کسی قیامت سے کم نہیں ہوا کرتی۔ آگے شاعر کہتے ہیں شوق کیا کہتے ہیں چند سن لے تو مجھ سے لے مان لے، دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں تو جان لے۔ شوق کیا کہتے ہیں سن لے تو سمجھ لے مان لے، دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں تو جان لے، دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں تو جان لے۔ اس شعر میں شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شوق کسی بھی انسان کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہے، تم بھی یہ بات سن لو اور سمجھ لو۔ یہاں پہ ہمارا پورا کا پورا شاعری ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو اب ہمیں کوشچن آنسر دیکھنا ہے۔ اس کتاب میں پورے کے پورے 4 کوشچن ہیں۔ سب سے پہلا نمبر سوال ہے پھول کس کی فریاد کر رہا ہے؟ پھول ساخ سے جدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کی فریاد کر رہا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے اور اس کو توڑ کر بیداج خاک میں ملا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر دوسرا پھول پر کیا ظلم ہوا ہے؟ پھول پر یہ ظلم ہوا ہے کہ اس کو توڑ کر اس کی ساخ پتوں اور اس کے چمن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر تیسرا چمن سے جدا ہو کر پھول پر کیا گزرے گی؟ چمن سے جدا ہو کر پھول مرجھا جائے گی، اس کی پتیاں بکھر جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی۔ سوال نمبر چوتھا چمن میں پھول کی جدائی کا کس کو رنج ہے؟ چمن میں پھول کی جدائی کا رنج تتلیوں، بلبلوں، بھونرے، شبنم، سورج اور چاند ہے۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر کے ساتھ ساتھ کوشچن آنسر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔
مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ویری ویری تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.